नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों। जर्मन शेफर्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो काफी सारे मैनिपुलेटिंग चीज या फिर सारे झूठ जो फैलाए गए हैं ध्रुव राठी के द्वारा, बेसिक भाषा में कहें स्कैम फैलाया गया है, उस बारे में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। नवंबर 2020 में ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया था कि रेमडेसिविर को हमें नहीं यूज करना है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने ना सिर्फ रेमडेसिविर को अप्रूव किया बल्कि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी बात। जैसा कि यहाँ पे आपने सुन ही लिया होगा कि इसने बोला कि रेमडेसिविर यूज करना हानिकारक है WHO के हिसाब से, पर हमारी सरकार किए जा रही है। ये मोदी सरकार को गिराने के पीछे इतने पागल हो चुकी है, पैसा लेके ये भूल चुका है कि रेमडेसिविर के ऊपर इसने ऑलरेडी एक वीडियो पास्ट में अपने बना रखी है जिसमें इसने रेमडेसिविर को अच्छा बताया है। नहीं विश्वास है, ये इसी की वीडियो आप खुद देख लो। रिसर्च ने ये बताया है कि मे भी रेमडेसिविर मदद करता है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को कम करने में, अगर उसे सही टाइम पर दिया जाए। हमेशा बोलते रहता है कि नेशनलिज्म, मैं देश के लिए जागरूक करना चाहता हूँ, मैं अपने देश को बचाना चाहता हूँ। देखो क्या लिखा है, नेशनलिज्म एक डिसीज है। डिसीज का मतलब तो समझते होगे ना, मलेरिया। तो उसी तरह से इसने नेशनलिज्म को भी एक डिसीज बताया। इस दोगले ने पैसा लेके भूल चुका है कि पास्ट में क्या काम किया है एंड अभी क्या कर रहा है। पैसा लेके इसे कुछ करना ही था तो कम से कम पहले जो कचरा फैलाया था उसको साफ तो कर लेना चाहिए था इसे। एंड जर्मन शेफर्ड न्यूज जो काफी सारे हैं उन सब में से आपने काफी लोगों को सुना भी होगा कि मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे फ्री में। इसका मतलब देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। ये बात तो आपने काफी सुना ही होगा। इसके पीछे का रियलिटी क्या है मैं बताता हूँ। ध्रुव राठी हमेशा डेटा करता है, उसी डेटा के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि मैं और आप हमेशा जानते हैं कि सरकार जो होती है वो किसानों से MSP के रूप में बहुत बड़े संख्या में हमेशा से लेते आई है, चाहे वो किसकी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो, हमेशा से ये होते आ रहा है। तो 2010 का एक डाटा देखते हैं हम लोग। अक्टूबर 2010 में न्यूज आती है कि सरकार के पास पंजाब में 67 टन रखा हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देती है सारे पब्लिक को राशन बच रही है जो बर्बाद हो रही है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ताकि कुछ नुकसान ना हो। बट मनमोहन सिंह ने इस चीज को खारिज कर दिया, ये बोल के कि इतने सारे चीज बांट पाना संभव नहीं है एंड को हमारे इन सब मामलों में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। फिर 2014 में मोदी सरकार आती है जो राशन कार्ड के इसे लोगों को 5 किलो राशन फ्री देती है कोर्ट का ऑर्डर मानते हुए। बट कुछ चाटुकार लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन में क्या होता है, हम 5 किलो राशन मोदी जी को देते हैं एंड मोदी जी 1 महीना रह के दिखा सकते हैं कि अब 5 किलो राशन पे। तो मैं उन सारे मूर्खों को यही कहना चाहूंगा कि सरकार ने तो वो भी देने से मना कर दिया, बट मोदी सरकार तो 5 किलो राशन दे रही है। अगर तुम्हें 10 किलो राशन की जरूरत है तो तुम बाकी 5 किलो राशन जो बच गए उसको कमाने के लिए तुम थोड़ी सी मेहनत तो करो। सब कुछ तुम्हें फ्री चलेगा तो तुम करोगे क्या? कुछ नहीं करोगे, बैठ के घर में बैठ आबादी बढ़ाते रहोगे जैसे आज कर रहे हो। बोलते हो बच्चा देन उसकी है, महंगाई बढ़ रही है वो देन मोदी की। जर्मन शेफर्ड एंड बाकी लोग से सुने होंगे केजरीवाल का फ्री इलेक्ट्रिसिटी बांटना, फ्री लेडीज को टिकट देना, फ्री पानी देना, वो सब एक आइडियल स्कीम है। बट मोदी का 5 किलो राशन देना वो एक गरीबी की निशानी है देश के लिए। बात अगर आम जनता पार्टी की आ ही रही है तो बात करते हैं कि उसी आम जनता पार्टी को फंडिंग आती है ओम सऊदी अरेबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग आती है इलेक्शन के लिए। बट जर्मन शेफर्ड क्या दिखाता है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक स्कैम है। रियल स्कैम क्या है उससे कोई नहीं बताता है। बट ध्रुव राठी का आप ये ट्वीट तो देख ही रहोगे कि राहुल गांधी 1v1 के लिए अग्री हो चुके हैं पर मोदी अग्री नहीं हुए। तो मैं उससे एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी आखिर है कौन? ना वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, PM है, ना X है, ना Y है। किस हक से वो PM के साथ डिबेट करेंगे? इसी बात को जब उसने ट्वीट किया तो उसी पे एक कंपनी के ओनर ने रीट्वीट करते हुए कहा कि तुम्हारे आने जाने का खर्चा, तुम्हारे रहने का खर्चा मैं लूंगा, तो क्या तुम मेरे साथ डिबेट करना चाहोगे 1v1? बट अभी तक ध्रुव राठी ने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। बट ध्रुव राठी इसका रिप्लाई जरूर मांग रहा है मोदी सरकार से कि राहुल गांधी के साथ 1v1 डिबेट क्यों नहीं करना चाहते हो? खुद के पास तो हिम्मत है नहीं। जो इंसान ओपन चैलेंज दे रहा है डिबेट करने के लिए उसका एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट जो इंसान एक नॉर्मल इंसान है उसके साथ तुम PM इंसान को डिबेट करवाना चाहते हो। कल के डेट में तो मैं भी उठ पुट के बोलूंगा कि मुझे PM के साथ डिबेट करना चाहिए। क्या पॉसिबल है? डिबेट करने का एक लेवल होता है। इनके IT सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी मुझे पे कर रही है इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूं। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाता। देश की सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी। तो जैसा कि आपने सुना ये किसी पार्टी से सपोर्ट नहीं लेते हैं, बट हम लोग इनको बोलते हैं कि ये सपोर्ट लेता है। किसी के पार्टी का तरफ आना ही रहता तो ये बीजेपी की तरफ से आता, बट ये रियल में एकदम देशभक्त है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे प्रूफ दिख रहे होंगे इसके काले कांड, पुराने
ट्वीट सॉन्ग में ये एडिटर रह चुका है। यहाँ पे आप काफी सारा प्रूफ आपको दिख ही रहा होगा। मेरे एडिटर भाई, मैजिक एडिटर भाई, दिखा देना मैजिक एडिटर भाई, जो 10 रुपए आलू प्याज के चक्कर में कांग्रेस एंड ध्रुव राठी को भगवान मान बैठे हैं। इन लोगों का दिमाग थोड़ा सा खुले तो सुन लिया कि देश का पहले ये कर्जा जो है, ये कर्जा गरीबी की तरफ हमें नहीं लेके जाता है। हमें पाकिस्तान या फिर श्रीलंका जैसी हालत नहीं होने वाली है। इंडिया के पास जो कर्जा है वो सिर्फ 81% ही है। आप देख सकते हो कि काफी सारे जो लिस्ट में, इस लिस्ट में जो नाम है उन पे 100% 200% मतलब उन लोगों के पास जीडीपी है उससे ज्यादा उन लोगों का कर्जा है। तो अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो एक छोटा सा वीडियो प्ले करता हूँ, आप उनकी बात से अच्छे से समझ जाओगे। Most of the rich countries, the advanced economies, have debt GDP ratios above 100%. In Japan, it is closer to 300%. In many middle-income countries, it is also close to 100%. So it's not like there is a huge catastrophe that will happen if your debt to GDP ratio is a certain level. WhatsApp forwards के लिए मेरा एक सिंपल सा एडवाइस है, अगर WhatsApp फॉरवर्ड में खाली टेक्स्ट लिखा है, उसमें किसी का लिंक नहीं दिया किसी सोर्स का, तो उस पर मत यकीन कीजिए, क्योंकि चांसेस है वो फेक ही होगा। और स्पेशली अगर उसमें किसी के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही हो या किसी की बहुत ज्यादा बेइज्जती की जा रही हो। आपने तो सुन ही लिया होगा कि इसने क्या कहा कि व्हाट्सएप जो फॉरवर्ड होता है उसमें अगर कोई लिंक ना हो तो समझ जाना गलत है। उसमें अगर एक इंसान की ज्यादा बड़ाई की जा रही हो तो समझ जाना गलत है। इसने अपने पुराने वीडियोस में ये चीज बोला है, ठीक है। एंड इसकी नई वीडियो देखो, ये बोल रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लोग ज्वाइन होते हैं, मोदी के व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो, ये QR कोड है, स्कैन कर सकते हो। ये अपनी व्हाट्सएप चैनल का प्रचार भी कर देता है, लोगों को ज्वाइन करवाना चाहता है। मतलब एक तरह से ये लोगों को बता भी रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या होती है, एंड दूसरी तरफ अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्वाइन भी करवा रहे लोगों को। एंड 2 मिलियन लोग ज्वाइन भी हो चुके हैं। तो उनकी मेंटलिटी कहाँ तक है, वो कहाँ तक पढ़े लिखे हो सकते हैं, ये आप समझ ही सकते हैं। एंड ये जो आप यहाँ पे वीडियोस देख रहे हो, इसी वीडियोस में सब जगह भारत 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 लिखा हुआ है, बट एक जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया के लिए वोट करें। तो जब सब जगह तुमने भारत लिखा है तो उस जगह पे भी तुम भारत लिख सकते थे ना, बट इंडिया के लिखने की क्या जरूरत थी। इंडिया लिखने की जरूरत ये है क्योंकि ये लोगों को इनडायरेक्टली बताना चाहता है कि आपको मैं मैनिपुलेट करने में सक्षम रह चुका हूं, आप चुपचाप जाके हाथ पे, साइकिल पे, झाड़ू पे बना के चले आए। एंड लोग कर भी रहे जो कहते हैं कि देश में डेवलपमेंट नहीं हो रही, देश की जीडीपी नहीं बढ़ रही है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रही होगी बिफोर एंड आफ्टर का, आप खुद देख के अनुमान लगा सकते हो। वीडियो को पॉज करो एंड पढ़ लो कि क्या है। नीति आयोग का डाटा अगर आप जाके गूगल पे चेक करोगे तो उसमें 1.5 करोड़ लोगों को मोदी के द्वारा पैसे मिले जाते हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ लोग मोदी से जुड़े हैं। तो क्या 1.5 करोड़ लोगों को ऐसे ही पैसा दे दिया जा रहा है? ये जो डेवलपमेंट के नाम पे रेलवेज बन रही हैं, सड़क बन रही हैं, अभी मंदिर बना, राम मंदिर जो सबसे ज्यादा इसके लिए डिबेट करने का चर्चा था, ये सब बना, तो ये सब क्या हवा में बन गया? ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, लेबर का जरूरत पड़ा होगा, इंसान की जरूरत पड़ी होगी बनाने के चक्कर में। बट नहीं, इन लोग को एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा लगती है। तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले क्या थी और अब क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जजों पे प्रेशर पड़ता है इसका। सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं तभी वो खुलकर बात कर पाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो खुलकर सुप्रीम कोर्ट के खुद जज ने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सुन लो। 23 years as a judge of the High Court, as the Chief Justice of the High Court, and as a judge of the Supreme Court, no one, and I hope you will trust me when I say this, no one has told me to decide a case in a particular way. No one. We are so clear. जैसा कि आपने सुन लिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता है, हम फ्रीली माइंड से सारा कुछ डिसीजन लेते हैं। इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज आईटीसी 25 से ज्यादा ब्रांड्स को ओन करती है। सनफीस्ट बिस्किट्स, आशीर्वाद आटा, बिंगो मैड एंगल्स, आईटीसी मौर्या जैसे बड़े बड़े होटल्स, 10 से ज्यादा सिगरेट के ब्रांड्स, क्लासमेट स्टेशनरी, ये सब इस एक बड़ी कंपनी के अंदर आता है। इनकी मार्केट कैप 5.4 लाख करोड़ रुपीस की है। लेकिन कितने एम्प्लॉयज हायर करते हैं? ये सिर्फ 23,000 के अराउंड। एम्प्लॉय का डाटा दिया है वो बिल्कुल फेक है। 2023 का ही मैं डाटा का रिपोर्ट देता हूँ। ऑलमोस्ट 49 to 50,000 एम्प्लॉयज ज्वाइन किए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ने क्यों बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पे प्रेशर पड़ता है। इसकी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो, अगर नहीं होगी तो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा स्क्रीनशॉट। वीडियो बनाई थी कि राफेल एक स्कैम है एंड मोदी के द्वारा किया जा रहा है, एंड उस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठा लिया। हर भाषण में राफेल 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 का रट लगाने लगे। फिर जब बात कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को घींच के एक तमाचा लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जीरो स्कैम किया जा रहा है राफेल के नाम पे। तो आप किसी जर्मन सफर्ड की वीडियोस देख के भौका ना करें। तो राहुल गांधी को 3 पेज का माफीनामा लिखना पड़ा है, माफी मांगना पड़ा और बोले मेरे से भारी मिस्टेक हो गई। कि अभी राफेल का ही बात चला तो राफेल की वीडियो इसने बनाई, ठीक है, वो स्कैम बोला। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, गलत साबित कर दिया। बट क्या उसने दोबारा माफी मांगा कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो, मेरी वीडियो में मैंने मिसप्लेट किया? ऐसा नहीं किया, अभी भी तक इसने माफी नहीं मांगी। फिर कुछ दिन बाद इसने पैसा लेके एक बिटकॉइन का प्रमोशन किया था, PNP दिख रहा होगा, उसके वीडियो आप जानते होंगे। पर उसने
भी दोबारा माफी नहीं मांगा कि माफ कर दो, वो एक गलत जगह थी जहां मैंने आपके पैसे फंसवा दिए। बट उसने क्या किया, उसने पार्ट को ही ट्रिम कर दिया ताकि लोगों को पता ही ना चले कि हाँ मैंने आपको फोर्स किया था कि आप PNP बिटकॉइन को खरीदो। बट उसने साफ साफ बोला था कि आप इसको खरीद सकते हो, आपको आगे जाके प्रॉफिट होगा। पर प्रॉफिट की जगह पर लॉस हुआ। बट उसने माफी अभी तक नहीं मांगी। अभी वो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम कर रहा है। ठीक है, इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर इस पे केस चलती है, केस को सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, पर देख लेना ये आगे भी चल के कोई भी वीडियोस नहीं बनाएगा माफी मांगते हुए कि मेरे को इलेक्टोरल बॉन्ड पे मैंने मिसप्लेट किया, मेरे को माफ कर दो, नहीं बनाएगा। इसीलिए ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जजों को ऊपर ऐसा ब्लेम लगा रहा है, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है सारा बात एंड वो सब खारिज कर दे रहे, क्योंकि यही बात है। तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट जजेज को ही गलत बना दिया अपने वीडियोस को सही दिखाने के लिए। रियल स्कैम क्या है आपको यहाँ पे दिख जाएगा अच्छे से। कोयला स्कैम किया गया 2012 में 1,86,000 का। 2G स्कैम किया गया 1,76,000 का, और इस सब में करोड़ लगा देना। टाइल स्कैम भी किया गया 1,63,000 करोड़ का। आप पॉज कर करके सारे पढ़ सकते हो, बट इन सारे के ऊपर की एक भी वीडियोस नहीं बनाया जर्मन शेफर्ड ने। बट राफेल स्कैम जो कि है भी नहीं, आज हम सब जानते हैं कि हमारे भारत के पास राफेल है, पर उसके ऊपर कोई स्कैम नहीं था, पर उसने वीडियो बनाया ना माफी मांगा। इसने आपको रुपये के गिरने के नुकसान तो बता दिए। ठीक है, अब ये जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये पैसा लेके मोदी को गिराने के पीछे इतना पागल हो चुका है कि इसके दिमाग में है ही नहीं कि इसने ऑलरेडी पास्ट में वीडियोस बना चुका है जिसके इसने सपोर्ट में प्रूफ के साथ सपोर्ट किया था। इस गाने वीडियो ही देख लो जिसमें इंडियन रुपीज का मार्केट में गिरना हमारे लिए फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है इसकी वीडियो से खुद ही आप देख लो, क्योंकि ये आप लोग के लिए एजुकेटेड पर्सन है ना, तो इसकी पुरानी वीडियोस देखो। इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, जो कि है सर्विस सेक्टर, हमारा IT सेक्टर। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया प्रेफर करता है कि रुपी वीक ही रहे। इससे पता चलता है कि करेंसी का वीक होना या स्ट्रांग होना कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं है कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतना सुंदर नहीं है, कोई भी खास बात अनफॉर्चुनेटली मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में नहीं दिखी। हाँ, इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सुंदर जो नहीं लगता, क्योंकि उसको मियां खलीफा का नहीं तो सन्नी लियोनी का स्टैच्यू जो चाहिए था। क्या बात करता है, मतलब वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू हमारे देश में है, पर इससे सुंदर नहीं लगा। जाने सुंदर को क्या सुंदर लगता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ताजमहल तो है नहीं, 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी आ गए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यहाँ पर देखकर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ये कंपेयर करता है ताजमहल से। हम हिंदू जो बना रहे हैं, हिंदू की जो स्टैच्यूज बन रहे हैं वो इसके लिए सुंदर नहीं है, बकवास है, इससे पैसा जनरेट नहीं होता है। बट ताजमहल बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी प्रेम की प्रतीक है, सुंदर है, ये है वो है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ताजमहल जितना भी पॉपुलर हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए पर ईयर कमा पाएगा, यानी कि 120 इयर्स इसे लग जाएंगे 3,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट को ब्रेक इवन करने में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ताजमहल के जितना कभी पॉपुलर नहीं हो पाएगा, कभी कमा नहीं पाएगा। 100 से ज्यादा साल लगेंगे इसको पैसे कमाने के लिए। अभी मैं प्रूफ के साथ इसी के मुंह से इसका दुगलापन निकाल के दिखाता हूँ आप सभी को। यूनिटी की तरफ से 11 नवंबर को निकली थी, उसमें डेटा दिया गया है कि एग्जैक्टली एक साल के बीच में इसे देखने 27 लाख टूरिस्ट आए। 2.7 मिलियन टूरिस्ट इसे पहले साल में देखने आए। इससे जो रेवेन्यू जनरेशन हुआ, जो पैसे की कमाई हुई इन टूरिस्ट की वजह से, वो एक साल में थी 80.65 करोड़। कमीशन ने इस चीज पर भी एक लिमिट लगाई हुई है कि एक MLA इलेक्शन और एक MP इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। MP इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीस पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीस। कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने? ये कैसे हो गया भाई, ये तो दाल में काला है। इलेक्शन कमीशन भी घोटाले में मिला हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ सोच रहे हो ना। सो कॉल्ड इस एजुकेटेड इंसान को मैं बोलना चाहूंगा कि जिस लिमिट की इसने बात की वो कैंडिडेट के ऊपर की लिमिट है। कोई पार्टी कितना खर्च करेगी इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। बीजेपी ने गाय माता को काट के बीफ कंपनियों से 200 करोड़ का चंदा लिया। ये तो जर्मन शेफर्ड एंड आजकल के नेता भी हर बात पे बोलते रहते हैं। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में जर्मन शेफर्ड ने ये लगाया था कि वो गौ माता को खाना खिला रहा था। क्यों लगाया था? क्योंकि ताकि लोगों को मैनिपुलेट किया जा सके गौ माता को दिखा के कि वो गौ माता का रक्षक है एंड बीजेपी गौ माता का भक्षक है। पर जिस कंपनी को ये पर ब्लेम कर रहा है, उस कंपनी के आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो गाय माता का नहीं बफेलो का मीट बेचती है एंड बफेलो के मीट को भी बीफ कहा जा सकता है। बट नहीं, बात यहाँ आप कहोगे कि बफेलो भी तो एक जानवर है, तो बात यहाँ बफेलो या काऊ की नहीं हो रही, बात यहाँ हो रही है गाय माता की कि मोदी गौ माता के नाम पे वोट लेती है और गौ माता का ही मीट बेचती है। तो लोगों को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे प्रूफ दिए हुई है। तो वो पहले गाय माते हुए वीडियोस बनाता है एंड बफेलो की मीट को बीफ बना के लोगों को भड़काने की काम करता है। एंड काफी सारे लोग भड़े पड़े हैं। मेरे कमेंट में भी, मेरे इंस्टा के रील्स पे भी जाके आप देख सकते हो। मेरे इंस्टा के आपको लिंक या फिर नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख सकते हो। इस टॉपिक के ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, गालियां आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ध्रुव राठी ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई। पहले स्टार्टिंग में अच्छा दिखाए, फिर बाद में वो बुरा दिखाता है उन सारी चीजों को। जब हिंदू ट्रेंडिंग में रहते थे, ये हिंदू के ऊपर वीडियोस बना के व्यूज कमाता है।
जैसे कभी गौ माता पे, कभी हिंदू मुस्लिम कर करके, और ये बोलता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होगी, उसी तरह से इसने टेलीग्राम पे भी यूनिवर्सिटी बनाया था, बट ये तो पढ़ा लिखा इंसान है, तो इसके टेलीग्राम पे तो कुछ गलत होने की संभावना नहीं है। बट इसके टेलीग्राम चैनल आपको भी बंद मिलेगा, ज्वाइन करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसने अपने टेलीग्राम पे पोर्नोग्राफी चीज को शेयर किया। अब उसके चाटुकार बोलेंगे और जर्मन सफर्ड बोलेगा कि क्या हो गया, पोर्नोग्राफी ही तो मैंने शेयर किया, क्या आजाद भारत में पोर्नोग्राफी भी शेयर करना इलीगल है? ना भाई, इलीगल नहीं है, तुम बाथरूम में बैठ के देखो वो लीगल है, बट तुम खुले आम शेयर करोगे इलीगल है ना। तो ये एक छोटी सी वीडियोस थी जिसमें मैंने ट्राई करने की कोशिश की कि आप सभी को बता पाऊं कि किस तरह से ये लोगों को मैनिपुलेट करता है, एंड लोग इसकी बात में अक्सर आ भी जाते हैं। एंड अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियोस को रिवर्स करके एटलीस्ट प्रूफ ही पढ़ लो। मेरी वीडियोस अगर नहीं समझ पाई होगी, क्योंकि मैं लगातार बोलने के चक्कर में कुछ मिस्टेक भी कर देता हूं, तो मेरी वीडियोस अगर नहीं समझ में आ पाई होगी तो कोई बात नहीं, मेरे मैजिक एडिटर भाई के द्वारा आपको काफी अच्छे से एडिटर जो प्रूफ होंगे वो काफी अच्छे से दिखाई जा रहे होंगे। आप उनको एक टू एक पहुंच कर करके पढ़ सकते हो कि कितना इस इंसान ने, ध्रुव राठी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। बट ये कहता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मोदी लोगों को गलत बना रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाया तो मैं सही हूँ, सफर्ड ने वीडियो बनाया तो जर्मन सफर्ड सही है। कोई भी वीडियोस बनाए, आप एटलीस्ट उस प्रूफ को जाके एक बार क्रॉस चेक करो, क्योंकि इस दुनिया में 100% कोई भी सही नहीं है। ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहूंगा। तो मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियोज में।